अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि जो फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और वो स्प्रिंकलर सिस्टम हम लाइट हैज़र्ड सिस्टम में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की किस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये बेसिक कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा तो स्प्रिंकलर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में कितने लगते हैं और स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस कितना होना चाहिए और कितना रिमोट एरिया होना चाहिए लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी के लिए। तो ये सारी जो बेसिक मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें पाइप की साइज़ें भी निकालेंगे, फ़्लो भी निकालेंगे, प्रेशर के बारे में भी मालूमात करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा और फाइनल हम पंप का प्रेशर हेड या पंप की कैपेसिटी को फाइनल करेंगे, जिससे आप कंप्लीट फायर फाइटिंग का सिस्टम डिज़ाइन कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के डिज़ाइन की लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की वीडियो है। जो पिछली दफ़ा मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की थी और ये लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की है। लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी क्या होती है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ मुख्तलिफ हैज़र्ड्स की, उसमें लाइट हैज़र्ड भी शामिल है, तो आप उसकी मदद से इसको समझ सकते हैं। तो लाइट हैज़र्ड कौन सी एरिया होती है और उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 का पॉइंट है तो उसमें यह है कि जो मैक्सिमम एरिया कवरेज स्प्रिंकलर जो लाइट हैज़र्ड की जो भी बात कर रहे हैं हम, स्प्रिंकलर जो लाइट हैज़र्ड एरिया के, उसमें जो मैक्सिमम एरिया जो स्प्रिंकलर कवर करता है या मैक्सिमम एरिया ऑफ स्प्रिंकलर ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंकलर है, ये अगर पानी शावर करेगा फायर फाइटिंग के लिए तो कितनी एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ पर देखें ये 120 से लेकर 225 स्क्वायर फुट तक है। तो ये मुख्तलिफ मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जो आप लाइट हैज़र्ड को देखेंगे तो उसके बारे में जो वीडियो बनाई है तो मुख्तलिफ़ कंडीशनों में मुख्तलिफ़ एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जो है तो वो पानी की शावर करता है। तो ये मिनिमम एरिया जो लाइट हैज़र्ड में 120 है और उसके बाद जो फाइनल एरिया मैक्सिमम वो 225 स्क्वायर फुट है। तो आप उसमें कंडीशन देख लें, जो वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और एक्सप्लेन भी किया, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये सारा NFPA में बताया कि लाइट हैज़र्ड के लिए आप जो सिंगल स्प्रिंकलर है उसकी ये 120 से 225 स्क्वायर फुट एरिया ले सकते हैं। और ये जो यहाँ पर हम जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो लाइट हैज़र्ड की, उसमें मैं ये मैक्सिमम एरिया 225 स्क्वायर फुट ले सकता हूँ। अगर आप और भी कंडीशन दूसरी कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम वाली एरिया भी ले सकते हैं। नंबर 1 का पॉइंट ये है। और नंबर 2 में जो पॉइंट है, अगर आप इसका जो शेड्यूल है फायर स्प्रिंकलर का उसमें देखेंगे तो डेंसिटी जो है इस एरिया में पानी कितना शावर होना चाहिए, तो देखिए GPM लिखा हुआ है और पर स्क्वायर फुट लिखा हुआ है। तो ये जो स्प्रिंकलर इस एरिया में जो पानी शावर करेगा उसकी डेंसिटी वो NFPA 13 के हिसाब से, तो ये डेंसिटी जो है लाइट हैज़र्ड के लिए और वो उसके सामने वो एरिया भी लिखी होती है, मैक्सिमम एरिया कितनी कवर करेगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आता है के फैक्टर, जो ये स्प्रिंकलर के लिए जो लाइट हैज़र्ड या ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए जो स्प्रिंकलर का के फैक्टर होता है वो 5.6 यूज़ होता है, जो NFPA में 30 में बताया गया है। और ये के फैक्टर का ये फार्मूला भी है, फ्लो डिवाइडेड बाय √P जो प्रेशर स्प्रिंकलर का है। तो इससे रिलेटेड के फैक्टर से भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसको मज़ीद आपको समझना है तो वो सारी जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, क्लिक करके और वहाँ पर वीडियो के लिंक दिए गए, आप उनको भी देख सकते हैं मज़ीद समझने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे है टोटल एरिया प्रोटेक्शन। जैसे आपको मैंने पहले बताया तो वो एक स्प्रिंकलर की ये एक एरिया थी। अब ये हमारी टोटल एरिया जो प्रोटेक्शन है, तो पहले तो लाइट हैज़र्ड जो ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से टोटल एरिया प्रोटेक्शन स्प्रिंकलर की होती है 1500 स्क्वायर फुट एज़ पर NFPA 13 में ये बताया गया अगर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी आप स्प्रिंकलर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें 1500 स्क्वायर फुट ये मिनिमम ये प्रोटेक्शन एरिया आपको लेनी है। तो ये जो मैंने एरिया मेंशन की हुई है ये 1500 स्क्वायर फुट की एरिया है जिसमें हमारे ये स्प्रिंकलर लगेंगे। फिर उसके बाद नंबर 5 पर है टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर, जो ये रिमोट एरिया है, क्योंकि जब भी डिज़ाइन हम करते हैं तो रिमोट एरिया लेते हैं। रिमोट एरिया में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसे बोलते हैं जब
पंप हमारे लगे हुए हैं और सबसे दूर जो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, तो उस सबसे दूर वाली एरिया को हम रिमोट एरिया बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर रिमोट एरिया, इस रिमोट एरिया में जो 1500 हमारी स्क्वायर फुट की एरिया है, तो उसमें कितने स्प्रिंकलर लगेंगे। तो उसका तरीका ये, जो टोटल एरिया 1500 स्क्वायर फुट है उसको डिवाइड करेंगे सिंगल एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है, जो 225 स्क्वायर फुट है। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.6, जो 6.6 इक्विवेलेंट है 7। तो इसका मतलब है इस टोटल एरिया में जो हमारे स्प्रिंकलर लगेंगे फायर फाइटिंग के लिए वो 7 स्प्रिंकलर लगेंगे। तो इस एरिया को मैंने 7 में डिवाइड किया क्योंकि हमारे स्प्रिंकलर 7 लगेंगे। तो ये जैसे हमारा एक एरिया है तो वो रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया है। ये रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया जो हैज़र्ड, लाइट हैज़र्ड आप देखेंगे तो उसमें रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया लाइट हैज़र्ड में आ जाती है, और मुख्तलिफ दूसरी भी आती है, मगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये रेस्टोरेंट की सीटिंग एरिया है। तो उसकी जो लेंथ और विड्थ है, जैसे ये लेंथ ले लेते तो वो 42 फुट है और विड्थ जो है 56 फुट है। तो ये टोटल एरिया इस यहाँ पर हमें स्प्रिंकलर लगाने, मगर हम जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो ये रिमोट एरिया ये वाली कंसीडर कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग में जो शेड मैंने दिए हुए वो कंसीडर करनी है, जहाँ शेड नहीं दिए वो आपको कंसीडर नहीं करने। उसके बाद अभी देखें जो इस एरिया में जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे स्प्रिंकलर कितने 7 डिज़ाइन में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 निकाले, तो ये 3 और 3 6 और ये 7। तो इस एरिया की हमें डिज़ाइनिंग करनी है। बाकी ये दूसरी एरिया में जो ये स्प्रिंकलर लग रहे हैं तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, मगर आपको लगाने हैं, मगर कैलकुलेशन में नहीं, क्योंकि आग लगती है तो वो आग लगने के दौरान वो एक स्प्रिंकलर बस्ट हो सकता है या फट सकता है, 2 बस्ट, 3 4 या 5 हो सकते हैं। वो कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो कोई भी 7 स्प्रिंकलर हमारे मैक्सिमम डिज़ाइन पॉइंट से लिए गए, और ये NFPA 13 के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं या उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे ये है कि रिमोट एरिया जो हम डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी। जैसे ये एरिया हमने रिमोट एरिया ले ली तो उसकी डिज़ाइन एरिया तो हमें पता चल गया, तो 1500 स्क्वायर फुट है, जैसे नंबर 4 पे मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इस एरिया की लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो उसका फार्मूला जो NFPA में ये बताया गया है, तो 1.2 अंडर रूट जो हमारी रिमोट एरिया उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.47। तो रिमोट एरिया की जो लेंथ होगी 46.47 होगी। नंबर 7 पे आते हैं, तो रिमोट एरिया की विड्थ अगर निकालनी है तो उसका भी ये फार्मूला है, जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करेंगे, जो ये हमने लेंथ निकाली तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी विड्थ निकल आएगी। तो 46.47 और उसकी लेंथ हो गई, और ये विड्थ जो होगी 32.27। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1500 स्क्वायर फुट निकल आएगा, जो ये वाला 1500 स्क्वायर फुट मैंने निकाला हुआ है, जिसमें 7 स्प्रिंकलर हमारे लग रहे हैं। उसके बाद आते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये स्पेसिंग बिटवीन स्प्रिंकलर। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी आपको थोड़ा यहाँ पे 6 और 7 नंबर पे शायद कन्फ्यूजन हो, 46.47 और 42.27। तो ये एरिया कैसे निकलती, जो आपने एक स्प्रिंकलर की एरिया निकाली हुई है 225, इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 1500 आ जाएगी। एक ब्रांच में हमारे कितने स्प्रिंकलर रहे उसकी भी सेटिंग करनी है, तभी मैं नंबर 8 पे आ रहा हूँ। तो वो स्पेसिंग निकालनी है, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस कितना होगा, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच का डिस्टेंस कितना होगा, और उसकी सीक्वेंस कैसे निकाली जाती है। तो ये आगे आप वीडियो देखते जाएंगे तो बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो नंबर 8 पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखना है या स्पेसिंग देखनी है बिटवीन स्प्रिंकलर्स, तो ये जो स्प्रिंकलर सारे लगे हुए हैं, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 15 फुट हमें रखना होता है एज़ पर NFPA 13। तो हम मैक्सिमम जो डिस्टेंस है एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर एज़ पर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 15 फुट है, तो वो मैक्सिमम में हमें मैक्सिमम पे नहीं जाना, कुछ कम कर लेते। तो मैं यहाँ पर सपोज़ वो 14 फीट रख लेता हूँ एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर। और उसके बाद आपने देख लिया तो जो मैंने ये डिस्टेंस रखा, तो पर यहाँ पर जो भी स्प्रिंकलर एक से दूसरे होगा तो 14 फीट का इसका डिस्टेंस होगा, ये दूसरे से तीसरे का भी 14 फुट। सारे जो स्प्रिंकलर होंगे उनके डिस्टेंस एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 14 फुट होगा। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस ऑफ स्प्रिंकलर फ्राम वाल। जो डिस्टेंस एक स्प्रिंकलर का वाल से, जो ये स्प्रिंकलर है और ये दीवार है,
जहाँ ये दीवार है तो उसका निकालना है, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं तो वो स्पीकर की लेंथ लेंगे। तो इसकी जो स्पीकर की जो राइट साइड पे वॉल है या इस स्पीकर की लेफ़्ट साइड पे वॉल है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, उसमें NFPA 13 में ये बताया गया वॉल से डिस्टेंस लेना है तो उसको S/2 करना है। तो S/2, S का मतलब है स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस हमारा कितना है 14 फुट। तो 14 फुट को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 फुट आ जाएगा। वो NFPA 13 में ये बताया गया। और NFPA में ये भी बताया गया कि कम से कम जो दीवार के साथ आप डिस्टेंस 4 इंच का रख सकते हैं। जो ये स्पीकर से वॉल है इसके बीच में जो गैप है वो 4 इंच रख सकते हैं, मगर जनरली जो रखा जाता है वो S/2 करके जो वैल्यू आएगा, जैसे 7 फुट आएगा तो वो 60 फुट लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो दीवार से वॉल का जो डिस्टेंस आया है वो हमने 7 फुट लिया हुआ है। उसके बाद आते हैं जो ये ब्रांचेस हमें देनी है, तो जो डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अभी डिस्टेंस जो स्पेसिंग है बिटवीन ब्रांच, जैसे ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, अगर और भी होंगी तो आप दे सकते हैं। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में डिस्टेंस कैसे हम मालूम करेंगे, उसका तरीका ये जो हमारे स्पीकर की एक की प्रोटेक्शन एरिया है, जो मैक्सिमम कवरेज एरिया 225 स्क्वायर फुट है, उसको डिवाइड करना है S से। S क्या है हमारा स्पीकर टू स्पीकर जो डिस्टेंस है वो है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा तो वो 16 फुट आएगा। 225 प्रोटेक्शन एरिया स्पीकर की आ गई और स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस 14 फुट है, जो ये नज़र आ रहा है 14 फुट। इनको डिवाइड किया तो 16 फुट हमारी आगे डिस्टेंस जो है बिटवीन ब्रांच। तो जैसे ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। इसी तरह दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच के बीच में जो डिस्टेंस होगा 16 फुट, और तीसरी से चौथी ब्रांच या नेक्स्ट ब्रांच का जो डिस्टेंस होगा 16 फुट। तो हमारी एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का डिस्टेंस 14 फुट है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का डिस्टेंस 16 फुट है। 14 फुट को और 16 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो एरिया है 225 स्क्वायर फुट आएगी। तो ये हमने इसकी जो ब्रांच का भी डिस्टेंस निकाल दिया, स्पीकर टू स्पीकर भी निकाल दिया। अभी जो ब्रांच का डिस्टेंस निकाला है तो 11 नंबर पे देखते हैं जो ब्रांच से जो वॉल का डिस्टेंस है। जैसे ये आपने ब्रांच निकाली और ये वॉल है तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ पर जैसे 8 फुट है तो 8 फुट कैसे आया, जो हमारा ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 से करना है NFPA के मुताबिक। जो ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस 16 फुट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हमने डिवाइड किया तो 8 फुट आ गया। तो हम जो दीवार से ब्रांच का डिस्टेंस 8 फुट हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 पे जो नंबर ऑफ़ स्पीकर हमारे जो एक ब्रांच पे जो यहाँ पर देखिए आपको 3 नज़र आ रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे बोलूँ 4 भी लगा सकता हूँ, 5 भी लगा सकता हूँ, 6 भी लगा सकता हूँ, कितने लगने चाहिए। तो वो भी उसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ स्पीकर ऑन ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच पे कितने लगने चाहिए, उसका ये फार्मूला है 1.2 अंडर रूट जो प्रोटेक्शन एरिया है, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया 1500 स्क्वायर फुट है वो डालेंगे और डिवाइडेड बाय S करेंगे जो स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस है। ये NFPA 13 में बताया गया है, तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ स्पीकर की ब्रांचें कितनी ब्रांचें लगेंगी। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की है और हमारा जो रिज़ल्ट आया 3.319। तो इसका मतलब है एक ब्रांच में हमारे इक्विवेलेंट 3 ले लेते हैं तो एक ब्रांच में हमारे 3 स्पीकर लगेंगे। जो ये मैंने स्पीकर अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किए, तो ये हमारे स्पीकर 3 लग रहे हैं। नंबर 13 पे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर की जो नंबर ब्रांचेस है वो कितनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर उसका नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, जैसे ये मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी हुई है 1 2 3 4, तो यहाँ पर मालूम करना है कि तो स्पीकर की ब्रांचें कितनी बनेगी। उसका तरीका ये है कि जो टोटल स्पीकर होंगे उसको डिवाइड करना है 1 ब्रांच स्पीकर के साथ। तो हमें टोटल हमें पता है, तो हमारे जो स्पीकर रिमोट एरिया में लग रहे हैं वो 7 नंबर लग रहे हैं और उसको 1 ब्रांच स्पीकर से डिवाइड करना है। तो एक ब्रांच में हमारे 3 स्पीकर लग रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर हमारी निकलेंगी 2.33। तो जो रिमोट एरिया में जो ब्रांचेस है ये 1 2 और ये वाली 0.3 ब्रांच निकलेगी। तो इस तरह से हम टोटल जो रिमोट एरिया में कितनी ब्रांचेस लगती हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 14 पे। वहाँ पर हमें मालूम करना है कि एक्चुअल रिमोट एरिया है उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी, क्योंकि हमने इसकी पहले लेंथ और विड्थ जो रेक्टेंगुलर में निकाली है, मगर ये जो रिमोट एरिया है वो रेक्टेंगुलर में नहीं हो रही। तो ये 6 बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर हो जाते हैं और एक ये जुदा हो जाता है।
उसका हम एरिया अगर एक्चुअल निकालेंगे उसका तरीका ये है। तो जैसे हम 42 इंटू 37.33 इसकी एक्चुअल रिमोट एरिया आएगी, मगर वो किस तरह आती है देखिए, ये 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी लेंथ 42 है और विड्थ जो है 37.33। तो ये 37.33 ये किस तरह आएगा, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 16 को 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी ये एक इंस्पिकुलर से दूसरे इंस्पिकुलर का जो डिस्टेंस है 16 है, जहाँ एक बास का ऊपर से नीचे तक 16 हाइट है, उसकी लेंथ जो ब्रांच से ब्रांच का जो डिस्टेंस है, तो ये वाला जो आखिरी वाला है तो वो 16 है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। ये आखिरी वाले बॉक्स को एक इसके साथ आ जाएगा, दूसरा इसके साथ आ जाएगा, तीसरा इसके साथ आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये 16 को 3 से डिवाइड किया है। तो हमारा 5.33 फीट आ गया, जो एक हिस्सा इसका यहाँ पर जो 5.33 आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा 5.33 और तीसरा यहाँ पर आएगा। तो ये टोटल हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा हमारा 5.33 फीट है। तो अभी इसकी जो विड्थ है तो वो कितनी होती है, ये एक बॉक्स की जो हाइट है 16 फुट है, दूसरे की भी 16 फुट है, और तीसरा जो है हमने जो फाइंड आउट किया 5.33 है। तो ये 5.3 आएगा ये भी। तो एक ये हमारी जो टोटल विड्थ आ गई वो आ गई 16 फीट प्लस 16 फीट प्लस 5.33 फीट। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 37.33। तो ये 37.33 हमारी इसकी जो विड्थ आ गई, और ये जो लेंथ है वो 42 फीट है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रिमोट एरिया है 1568, जो 1500 स्क्वायर फुट वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारी ये 1568 ये स्क्वायर फुट आ गई। तो इसकी जो एक्चुअल रिमोट एरिया है हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 15 पे। नंबर 15 में जो पाइप साइज़ है एज़ पर पाइप शेड्यूल मेथड वो हमें देखने। जो पाइप शेड्यूल मेथड जो NFPA 13 में दिया है, तो आप NFPA 13 में लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी का पाइप शेड्यूल मेथड देखेंगे और उससे आपके पाइप साइज़ निकल आएंगे। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइट, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा हैज़र्ड में जो भी पाइप शेड्यूल मेथड है वो मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप उससे भी देख लीजिएगा पाइप शेड्यूल मेथड की। तो लाइट हैज़र्ड की अगर शेड्यूल को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक स्पिकुलर है तो उसके लिए 1 इंच पाइप आ जाएगा, 2 स्पिकुलर है तो उसके लिए भी 1 इंच पाइप आएगा, और 3 स्पिकुलर है तो उसके लिए 1.25 इंच का पाइप आ जाता है। और इसी तरह ये सब ब्रांचों में इसी तरह हो जाएगा। फिर ये जो कॉमन ब्रांच है, अगर 3 स्पिकुलर है तो उसके लिए 1.25 आ जाता है, 6 स्पिकुलर है तो उसके लिए 2 इंच का पाइप आ जाएगा, 9 स्पिकुलर हो जाएंगे, 3 3 3 6 3 3 9 9 स्पिकुलर होंगे उसके लिए भी 2 इंच का पाइप आ जाएगा। और 9 के बाद ये 3 ऐड करेंगे तो हमारे 12 स्पिकुलर हो जाएंगे। 12 स्पिकुलर के लिए जो पाइप की साइज़ है वो 2.5 इंच है। तो ये पाइप शेड्यूल मेथड जो NFPA 13 में दिया गया है उसको आप देखकर ये पाइपों की साइज़ें निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 16 पे। तो हमें जो फ़्लो रेट है स्पिकुलर का वो मालूम करना है। तो फ़्लो रेट पर स्पिकुलर, एक स्पिकुलर में जो पानी का फ़्लो होगा, जो शावरिंग होगी, वो उससे पानी कितना निकलेगा। उसका ये तरीका है कि डेंसिटी और एरिया ऑफ स्पिकुलर जो है सिंगल स्पिकुलर की वो आपको मल्टीप्लाई करनी है। जो आपने डेंसिटी आपको शुरू में मैं बता चुका था कि जो स्पिकुलर है उसकी डेंसिटी 0.1 होगी लाइट हैज़र्ड के हिसाब से, और जो एक सिंगल स्पिकुलर है उसकी प्रोटेक्शन एरिया या कवरेज एरिया 225 स्क्वायर फुट है जो हमने ली हुई है NFPA के हिसाब से। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फ़्लो आ जाएगा 22.5 GPM। इसका मतलब 22.5 GPM गैलन पर मिनट हमारा वाटर का फ़्लो आ जाएगा। तो एक स्पिकुलर से जो पानी शावर होगा वो 22.5 GPM होगा। और उसके बाद आ जाते हैं, अगर एक स्पिकुलर का फ़्लो जो है 22.5 GPM है, जो हमारे रिमोट एरिया में टोटल स्पिकुलर कितने लग रहे थे, 7 लग रहे हैं। तो एक स्पिकुलर का फ़्लो को 7 नंबर स्पिकुलर के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमोट एरिया में जो हमारी पानी की कंजप्शन होगी 157.5 GPM हो जाएगी। तो रिमोट एरिया के लिए हमें जो डिज़ाइन है उसके लिए पानी 157.5 GPM चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर पे। यहाँ पर फायर स्पिकुलर का जो फ़्लो की ड्यूरेशन जो NFPA 13 में बताई गई है स्पिकुलर के लिए, तो वो 30 से 60 मिनट होनी चाहिए जो NFPA 13 में। तो NFPA 13 का जो शेड्यूल है उसमें देखेंगे तो फायर स्पिकुलर का
जो ड्यूरेशन है, अगर आग लग गई तो ये पानी स्प्रिंकलरों के से पानी जो शावर होगा वो उसको 30 मिनट कम से कम चलना चाहिए। यहाँ 40, 50, 60 या मैक्सिमम 60 जो मिनट तक ये रिकमेंड किया गया है। आधा घंटा या 1 घंटे तक पानी इसको चला सकते हैं। तो ये NFPA 13 की रिकमेंडेशन है। तो उसके बाद अगर ये जैसे पानी की हमने कंजप्शन मालूम कर ली, तो सपोज़ कर रहे हैं हमारी जो पानी की कंजप्शन हम 30 मिनट के लिए लेते हैं, अगर आग लग गई तो ये स्प्रिंकलर का पानी 30 मिनट तक शावर हो, तो ये 7 स्प्रिंकलरों का, तो उसके हिसाब से हमें टैंक की कैपेसिटी या टैंक स्टोरेज कैपेसिटी हमें डिज़ाइन करनी है। अगर हम फ़्लो लेते हैं और उसमें 30 मिनट हम लेते हैं, तो वो फ़्लो हमारा जो पानी का होगा 7 स्प्रिंकलर का वो 30 मिनट चलेगा। तो 7 स्प्रिंकलर का फ़्लो हमने 157.5 जो पहले मालूम किया था, तो उसमें जो फ़्लो 30 को 157.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो GPM आ जाएगा और क्यूबिक मीटर में ये वैल्यू आ जाएगा। एक दफ़ा आप भी कैलकुलेशन करके देखिएगा, 30 को मल्टीप्लाई करें 157 से, अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई 157 से करेंगे तो हमारा ये क्यूबिक मीटर में ये आ जाएगा और GPM में। और उसके बाद आते हैं रेजिडुअल प्रेशर ऑफ स्प्रिंकलर, जो एक स्प्रिंकलर का है वो प्रेशर कितना होगा, रेजिडुअल प्रेशर। तो ऑलरेडी रेजिडुअल प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब पानी फ़्लो होगा तो उस टाइम स्प्रिंकलर का प्रेशर कितना होगा। तो एक स्प्रिंकलर का उसका फार्मूला जो NFPA 13 में बताया था Q/K। तो Q है तो फ़्लो है, एक स्प्रिंकलर में फ़्लो जो आपको पता है तो वो कितना है, और K का फैक्टर आपको मालूम है। Q हमारा जो एक स्प्रिंकलर का 22.5 GPM है और K 5.6 है। तो इसमें वैल्यू डालेंगे और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 16.14 PSI आ जाएगा। तो जहाँ एक स्प्रिंकलर से जो हमारा पानी जो शावर होगा उसका प्रेशर 16.14 PSI हो जाएगा। और जो मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर NFPA ने जो बताया है वो कम से कम 15 PSI होना चाहिए। तो हम जो वैल्यू हमारा मिला 16.14 PSI, तो हमें ये लेना है क्योंकि कम से कम ये बताया गया है। तो इससे ज़्यादा प्रेशर ये 16.14 है, तो हम उसको जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे उसमें 16.14 PSI को कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर जो है 21 पे। तो 21 में मटेरियल जो हम पाइप का यूज़ करेंगे फायर फाइटिंग के लिए, हमारा वो पाइप होगा ब्लैक स्टील का पाइप होगा शेड्यूल 40 का, और उसका C वैल्यू ब्लैक स्टील पाइप का जो होता है वो 120 NFPA जो 13 के स्टैंडर्ड में बताया गया है। तो C वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है MS पाइप का वो 120 है। तो मुख्तलिफ पाइप के मुख्तलिफ होते हैं, बहरहाल ये MS का पाइप है या ब्लैक स्टील पाइप है उसका C वैल्यू 120 होता है। और उसके बाद ये मैक्सिमम एरिया जो एक राइज़र है, जैसे मैक्सिमम एरिया पर राइज़र ऑफ स्प्रिंकलर या कंबाइन स्प्रिंकलर, अगर आप फायर फाइटिंग का ये सिस्टम जो स्प्रिंकलर का लगा रहे हैं तो उसमें एक स्प्रिंकलर का राइज़र लगेगा अगर आपकी एरिया 52,000 स्क्वायर फुट की है। अगर 52,000 से ज़्यादा है तो आप फिर उसको 2 भी लगा सकते हैं, फिर वो एरिया के हिसाब से आप राइज़र डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम एरिया के लिए एक राइज़र NFPA रिकमेंड करता है। तो अगर आपकी जगह का मसला है तो फिर आप 2 भी लगा सकते हैं। वैसे NFPA ने जो ये रिकमेंडेशन दी है आपको इसको फॉलो करते हुए करना है। दोस्तों उम्मीद है कि ये लाइट हैज़र्ड की जो बेसिक कैलकुलेशन थी इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन जो लाइट हैज़र्ड की है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की वो मैं करके दिखाऊंगा, और हम उसकी मदद से फिर पंप का हेड प्रेशर और पंप का फ़्लो ये मालूम करेंगे और उसमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह होती है इंशाल्लाह पार्ट 2 में मज़ीद डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में जो लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से पहले चाहिए होती है वो आपको डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी जो पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन एक्सेल शीट की मदद से मैं करके आपको दिखाऊंगा, और हम फाइंड आउट करेंगे तो पंप का फ़्लो कितना होगा और पंप का हेड प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है या निकाला जाता है। दोस्तों ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की एक्सेल शीट है जिसमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ये लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन है जो स्प्रिंकलर की हम करेंगे। जो लाइट हैज़र्ड NFPA 13 में बताए गए वो कौन कौन से एरिया होते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया जो ड्राइंग मैंने ये ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो ये रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया है, इसकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसकी हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं, उसमें ये जो बेसिक चीज़ें वो मैं एक दफ़ा रिवीजन करा देता हूँ। तो जो एरिया हमारी स्प्रिंकलर की है वो 225 स्क्वायर फुट है। जैसे ड्राइंग में एक स्प्रिंकलर जो एरिया को कवर करेगा वो 225 स्क्वायर फुट करेगा। और उसके बाद डेंसिटी जो NFPA 13 में 0.1 बताई गई है लाइट हैज़र्ड की, और टोटल एरिया प्रोटेक्शन जो हम डिज़ाइन करते हैं लाइट हैज़र्ड के लिए वो 1500 स्क्वायर फुट होती है, और के फैक्टर 5.6 होता है, ये भी NFPA में बताया गया है। और टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर हमारे कितने लगेंगे वो कैलकुलेशन ऑलरेडी करके बताइए। यहाँ पर हमारे 7 स्प्रिंकलर लगेंगे लाइट हैज़र्ड में। और रिमोट एरिया की लेंथ कितनी होगी और रिमोट एरिया की विड्थ कितनी होगी, तो वो भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर फार्मूले भी लगे हुए हैं और आप ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जैसे ये एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर 14 फीट है। और डिस्टेंस बिटवीन ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16 फुट है। तो ये जैसे ये एक ब्रांच है पाइप है, ये दूसरी ब्रांच की पाइप है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। तो ये 16 फुट आ गया वो। और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर पर ब्रांच, एक ब्रांच में कितने स्प्रिंकलर लगेंगे, जो हमने ये वर्किंग की है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 स्प्रिंकलर लगेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग में भी देखिए एक ब्रांच में 3 स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर ये आगे चलते हैं फ्लो रेट, जो फ्लो रेट हमारा कैलकुलेट करेंगे तो वो 22.5 आएगा। तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। जो एक स्प्रिंकलर से वाटर का फ्लो होगा वो 22.5 होगा, 22.5 GPM गैलन पर मिनट। और ये फार्मूले से आप निकाल सकते हो। और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो हमने निकाला है 16.14 PSI, जो एक स्प्रिंकलर पे जो प्रेशर होगा जो सबसे रिमोट एरिया है, जैसे ये नंबर 1 सबसे रिमोट एरिया है, पंप से सबसे दूर वाली लोकेशन है, तो यहाँ पर जो प्रेशर जो रेजिडुअल प्रेशर होगा 16.14 PSI होगा। जो NFPA 13 में जो मिनिमम प्रेशर बताया गया है लाइट हैज़र्ड के लिए 15 PSI, मगर हम जो है यहाँ पर जो ये प्रेशर लेंगे ये 15 से ज़्यादा है तो 16.14 लेंगे। और ये जो फ्लो है हमारा स्प्रिंकलर का रिमोट एरिया का 22.5 GPM लेंगे। और जो MS के पाइप है उसमें C फैक्टर जो होता है वो 120 होता है, तो यहाँ पर हम जो पाइप का C फैक्टर 120 लेंगे जो हैज़र्ड विलियम इक्वेशन में यूज़ होता है। तो उसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में। जो पाथ 1 है, पाथ 1 का मतलब है जो जहाँ पर पानी फ्लो होगा। तो ये जैसे ड्राइंग है हमारी, तो पानी सबसे रिमोट एरिया से यहाँ से लेंगे, पानी यहाँ तक कितना कैसे आ रहा है, फिर दूसरी ब्रांच का लेंगे, फिर ये तीसरी ब्रांच का लेंगे, और ये फिर पंप तक इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे पंप का हेड प्रेशर हमें मालूम हो जाए और फ्लो हम भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पाथ 1 वाले पे हम 1 ले लेते हैं, जो भी ये 1 वाला नोड पे जो स्प्रिंकलर है वो लेते हैं। तो वो हमें पता है जो फ्लो होगा हमारा 22.5, ये पहले हमने मालूम किया, वो लिखेंगे 22.5 लिखेंगे। और उसके बाद जो प्रेशर है, जो रेजिडुअल प्रेशर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 16.14 PSI वो लिखेंगे। तो नोड 1 पे जो 1 वाली पोजीशन है, जैसे ये ड्राइंग में देख रहे हैं, इस स्प्रिंकलर पे जो फ्लो होगा 22.5 GPM होगा। तो यहाँ पर फ्लो जो है 22.5 GPM होगा। और यहाँ पर जो प्रेशर हमने ये लिखा है 16.14 ये रेजिडुअल प्रेशर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं पाथ 1 से 2 तक। जो एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर तक जो ये पाथ है, तो यहाँ पर फ्लो और प्रेशर कितना होगा तो वो मालूम करते हैं। और नोड 2, जो नोड 2 है मतलब तो ये स्प्रिंकलर 2 है, यहाँ पर जो प्रेशर और फ्लो क्या होगा। तो उसका तरीका ये, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल शीट में वही फ्लो लिखेंगे जो स्प्रिंकलर 1 में था। तो ये हमने जो ऊपर वाला देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो फ्लो हमने रख दिया। उसके बाद जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं 1 इंच का, ड्राइंग में देखेंगे ये 1 इंच का पाइप है। आप ये 1 इंच का पाइप रख लें, इसका इंटरनल डाया डाल दें। तो ये 1 इंच का पाइप है और उस पाइप की लेंथ जो है 14 फीट है। तो ड्राइंग में देखते हैं एक से दूसरे तक ये जो स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर जो डिस्टेंस है वो 14 फुट है, जो ऑलरेडी मैं आपको ड्राइंग में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 14 फीट है जो स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर डिस्टेंस है। और वहाँ पर हमारी जो 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो 1 लगेगी,
क्योंकि यहाँ पर जो जा रहे हैं तो ये एक इसकी एल्बो लग रही है, तो हम इसकी एक एल्बो लेंगे, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है 2 फुट है। तो हम टेबल में जाते हैं, टेबल में जो इक्विवेलेंट लेंथ वाला जो टेबल है उसको चेक कर लेते हैं, जो फिटिंग का इक्विवेलेंट लेंथ है। और हमारा पाइप क्या है 1 इंच का है और 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो 1 इंच में देखें ये 2 फुट इक्विवेलेंट लेंथ है। तो हम कैलकुलेशन में वापस आते हैं, तो जो एक एल्बो है 1 इंच की उसकी इक्विवेलेंट 2 हो गई, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और ये टोटल लेंथ हमारी 16 आ गई, क्योंकि 14 फीट हमारी पाइप की लेंथ है और 2 फुट हमारी फिटिंग की लेंथ हो गई। 14 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस इसका 0.2 है, तो फ्रिक्शन लॉस ये ऑलरेडी इसमें हेजर्ड विलियम का फार्मूला डला हुआ है, तो PSI में 1 फुट में ये आ जाता है। और फ्रिक्शन लॉस हमारा जो फ्रिक्शन लॉस जो पाइप का हो जाता है, जो टोटल लेंथ है जो 16 फुट है, तो उसका 3.25 है। तो इसको एक दफ़ा हेजर्ड विलियम इक्वेशन से चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है और ये हमारा प्रेशर लॉस आया, फ्रिक्शन लॉस आया है, प्रेशर आया है, तो 3.27 सही है या नहीं। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, तो पाइप की हमारी लेंथ क्या थी 16 फीट मैंने यहाँ पर डाल दी। और हेजर्ड विलियम के हिसाब से जो MS का पाइप है उसका C वैल्यू 120 है और वॉल्यूम फ्लो हमारा जो है कितना है, एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेशन में जाते हैं, तो हमारा वॉल्यूम फ्लो कितना है, ये 22.5 है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ जो फ्लो हमारा होगा 22.5 होगा। और हमारा ये पाइप जो है 1 इंच का पाइप है, मैंने 1 इंच डाल दिया, तो वैल्यू हमारा 3.26 आ गया। हेड लॉस या फ्रिक्शन लॉस जो हमारी लेंथ थी 16 फीट की पाइप की, उसमें 3.26 आ गया। कैलकुलेशन में देखते हैं ये 3.27 तकरीबन बराबर, ये थोड़ा राउंड हो जाता है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन लॉस आ गया हेजर्ड विलियम के हिसाब से जो पाइप की लेंथ है वो हमने कैलकुलेशन कर दी। और उसके बाद आते हैं ये प्रेशर, तो ये फ्रिक्शन लॉस था और ये प्रेशर कितना हुआ, तो प्रेशर ये हमारा टोटल ये होगा 19.41। 19.41 किस तरह आया, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इन दोनों को हमने ऐड किया तो फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेलेक्ट किए, तो ये हमारा जो प्रेशर आ गया 19.41। जो हमारा P2 है या नोड 2 है वहाँ पर जो प्रेशर होगा 19.41 होगा और ये हमें K का वैल्यू हमें पता है 5.6। तो हम फ्लो निकालेंगे, तो फ्लो को डबल क्लिक करें तो वो फार्मूला ऑलरेडी डला हुआ है K और P पावर 1/2 या अंडर रूट, तो उसको K का वैल्यू हमारा 5.6 है और P का वैल्यू जो हम यहाँ पर सेलेक्ट इसने किया है तो 19.41 है और उसके पास पावर जो है 0.5 डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर जो फ्लो हमें मालूम होगा 24.67 आ गया। तो नोड 2 पे ये प्रेशर हमें मालूम हो गया और नोड 2 पे ये फ़्लो मालूम हो गया। उसके बाद आते हैं पास 2 to 3, तो ड्राइंग में देखते हैं यहाँ से 2 से 3 तक, यहाँ पर देखते हैं ये पाइप की साइज़ भी 1 इंच है और इन दोनों के बीच में 14 फुट का डिस्टेंस है। तो फिर इसको कैलकुलेशन को हम चेक करते हैं 2 to 3 जो है, तो यहाँ पर हमारा फ़्लो 47.17 आ गया। तो ये जो पहले वाले स्पिकुलर पे फ़्लो था और ये दूसरे वाला स्पिकुलर यहाँ पर कितना 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये देखो दोनों को ऐड किया हुआ है 22.5 और 24.67, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो फ़्लो आ गया तो वो 47.17 आ जाएगा। कहाँ पर, पाथ 2-3 पर। जो पार्ट 2-3 कौन सा, ये 2 से लेकर 3 तक तो नोड है, तो उसको 2-3 बोलते हैं। इस पे 47.14 हमारा ये फ़्लो आ गया। उसके बाद आते हैं पाइप का डाया 1 इंच का है। ड्राइंग में देखें ये पाइप का डाया 1 इंच है, तो 1 इंच के बाद एक स्पिकुलर से दूसरे स्पिकुलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 फीट है, 14 फुट है। तो वहाँ पर ये एक टी लग रही है, तो इसमें ये एक टी लगेगी जो स्पिकुलर जिसमें लगेगा, तो वो एक टी लेंगे और ये टी लेंगे और टी की जो इक्विवेलेंट लेंथ है 5 होती है। तो 1 इंच की 90 डिग्री की जो स्टैंडर्ड टी है वो टी होती है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ 5 फुट होता है। तो वो हम टेबल में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं
जो तो ये टी को ले आएंगे और 1 इंच को स्लेट बीच में हमारा वैल्यू जो है 5 आ जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर वैल्यू जो है 5 रखेंगे। और देखिए, और यहाँ पर टोटल लेंथ पाइप की 19 हो गई। कैसे हो गई? ये 14 फुट जो पाइप की लेंथ थी और ये इक्विवेलेंट लेंथ 5 फुट फिटिंग की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 14 फुट लेंथ आ जाएगा। और ये फार्मूला इसमें डला हुआ है, वैल्यूज़ को खुद ही ये सिलेक्ट करके जो हमारा फ्रिक्शन लॉस जो है PSI में 1 फीट का ये लेता है, और हमें फ्रिक्शन लॉस जो है 19 फुट का मालूम करना है। तो हेजर्ड विलियम फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। जो हमारा फ्रिक्शन लॉस है 15.27 आ गया। तो इसको अगर एक दफ़ा दोबारा भी हम चेक कर लेते हैं तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में वैल्यू डाल के तो और इसको कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारा सही आया है या नहीं आया। तो हमारे पाइप का डाया 1 इंच है और टोटल लेंथ हमारी 19 फीट है। तो हम हेजर्ड विलियम इक्वेशन पे जाते हैं और पाइप की लेंथ जो है हम 19 फीट है, मैं यहाँ पर 19 फीट डाल दिया। सी वैल्यू 120 है और फ्लो हमारा पाइप पानी का कितना है, तो यहाँ पर देखें फ्लो 47.17 है। तो 47.17 मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद पाइप का डाया 1 इंच है, वो डला हुआ है। तो वैल्यू हमारा कितना आया? 15.27। तो कैलकुलेशन में देखते हैं 15.27 वो सेम ही वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमें फ्रिक्शन लॉस जो हमें मालूम हो गया जो 19 फीट का पाइप है। तो हमें यहाँ पर टोटल फ्रिक्शन लॉस मालूम करना है। तो पहले वाला जो हमारा प्रेशर था और ये वाला प्रेशर 19.41 और 15.27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34.68 आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखें दोनों वैल्यू सिलेक्ट किए तो 34.68 वैल्यू हमारा मिल गया ये प्रेशर। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर हमारा ये हो गया। और नोड 3 पे हमारा प्रेशर ये जो होगा, तो इन दोनों को मिलाकर जो नोड 3 पे प्रेशर हमारा ये आला आ गया। तो ये फ्लो लेंगे तो वो ऑलरेडी सेम ही फार्मूला जो ये आला ऊपर डला हुआ ये डला हुआ है। इसी तरह से ये के वैल्यू को भी सिलेक्ट करेगा और ये प्रेशर को भी सिलेक्ट करेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें फ़्लो मालूम हो जाएगा। तो नोड 3 पे जो हमारा फ़्लो ये हो रहा है और नोड 3 पे जो प्रेशर हमारा ये है। उसके बाद आते हैं 3A पे। 3A क्या है? देखें ये 3 से लेकर A, यहाँ पर जो हमारा फ़्लो होगा और प्रेशर होगा वो क्या है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ़्लो जैसे ये 80.15 है, 80.15 किस तरह आया, तो इसको डबल क्लिक कर लें, आपको पता चल जाए। नोड 3 पे जो ये फ़्लो है और ये जो 2-3 पे ये फ़्लो था, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये टोटल फ़्लो ये आ गया। तो उसके बाद ये पाइप जो हमारा लग रहा है वो 1.25 इंच का है और पाइप की लेंथ 21 फीट है। तो इस ड्राइंग में मैंने लिखी नहीं है, वैसे यहाँ से 3 से लेकर A तक जो पाइप की लेंथ है वो 21 फीट है। तो 21 फुट डाल दी और यहाँ पर ये एक हमारी एल्बो लग रही है 1.25 इंच की और एक टी लग रही है। एल्बो का जो वैल्यू है वो 3 फुट है और टी का वैल्यू है 5 फुट है। आप इसके टेबल में भी देख सकते हैं, जो टेबल हमारा ये 1.25 का है, जो एल्बो का वैल्यू है, एल्बो हमारी स्टैंडर्ड एल्बो ये 3 है और टी का नीचे देखेंगे ये 6 फुट आ गया, 3 और 6 आ गया। तो हमने जो इसमें वैल्यू डाले हुए हैं 3 और टी के 6, टी का वैल्यू जो है हम 6 डालते हैं। स्पिंकलर जो थर्ड है वो 1.25 इंच के पाइप में लगेगा। तो 1.25 इंच जो थर्ड पॉइंट है तो उसमें जो हम ये वैल्यू डालेंगे टी का वो 1.25 इंच का डालेंगे। तो टेबल में टी का देखें 1.25 इंच का वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर ये गलत डाला हुआ है, इसको सही कर देते हैं, 6 डाल दिया। तो हमारी टोटल लेंथ जो फिटिंग की और ये पाइप की मिलाकर 30 आ गई। और इसी तरह ये फ्रिक्शन लॉस 1 फुट का आ गया और ये फ्रिक्शन लॉस 30 फुट का आ गया। और ये टोटल प्रेशर हमारा प्रीवियस और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर आ गया। तो 3A पाथ पे हमें पता चल गया था प्रेशर कितना है और ये फ़्लो कितना है। अब आते हैं 4 से 5 पाथ का हमें फ़्लो और प्रेशर देखना है। 4 से 5 पाथ, ये इसी तरह जैसे ये 1 से लेकर हमने 2 किया, फिर 2 से लेकर 3 किया, फिर 3 से A तक, फिर सेम तरीके से 4 से 5 से 6 और 6 से फिर 6A होगा, फिर इन दोनों की बैलेंसिंग होगी। फिर इसी तरह ये जो थर्ड है उसमें सिर्फ एक ही स्पिंकलर हमें मालूम करना है।
तो ये सेम ही तरीका है, मगर यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो टिपिकल है, फिर इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा। जैसे हमने 4 to 5 हमने फ़्लो लिया, फिर 5 to 6 हमने फ़्लो हमें मालूम हो गया, फिर 6A ड्राइंग में देखते हैं, ये 6 से लेकर A तक का हम फ़्लो देखेंगे, 6 से A तक का हमने फ़्लो देख लिया, फ़्लो हमने मालूम किया, तो ये फ़्लो सेम ही तरीके से होगा। ये जो प्रेशर हमने मालूम किया था तो इसका भी ये प्रेशर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लेंथ में फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से ये प्रेशर में लॉसेस में भी फ़र्क आएगा, और फ़्लो सेम ही रह रहा है। तो इस ये ड्राइंग में देखते हैं हमने, क्योंकि ये देखें 1 से लेकर तो A तक की लेंथ कुछ ज़्यादा है, और 4 से लेकर A तक की लेंथ कुछ कम है, तो इस वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, और इसकी लेंथ कम है तो प्रेशर कम है। इसमें कैलकुलेशन में देखते हैं, ये 3A पे देखिए ये फ़्लो 80 है और उसका प्रेशर 56 है, और यह 6A पे देखते हैं तो 80 है और प्रेशर 41 है, तो लेंथ कम की वजह से ये प्रेशर कम हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, QA पे हम बैलेंसिंग करते हैं वाटर की, जो वाटर एडजस्टमेंट कहलाती है। तो उसका ये फार्मूला भी डला हुआ है, जो क्यू बैलेंसिंग का फार्मूला है, जो ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, उसमें क्या करेगा, ये फ़्लो को पहले सिलेक्ट करेगा। फ़्लो हमारा ये जो है 80 फ़्लो है, इसको सिलेक्ट करेगा और P दोनों को डिवाइड करेगा। कौन सा, एक ये वाला P जो हमें मिला हुआ है प्रेशर, एक पहले वाला, इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर अंडर रूट करेगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देख लें आप, ये जो C 66 है तो ये C है और ये 66 है, तो ये वैल्यू इसने सिलेक्ट कर दिया, और ये प्रेशर जो ये वाला प्रेशर है और ये वाला, इन दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट कर रहा है। तो हमें ये बैलेंसिंग करते हैं तो ये फ़्लो जो है 92.95 आ जाएगा। तो हम बैलेंसिंग के बाद जो ये फ़्लो आएगा तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद आते हैं A to B। अभी ड्राइंग में जाते हैं तो A to B, A और B इनके बीच में जो फ़्लो होगा यहाँ पर वो कितना होगा। फिर कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, तो इसको आप डबल क्लिक कर लें, जो हमारा बैलेंसिंग वाला फ़्लो आ गया जो QA पर है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और 3A पर इसको करेंगे। इन दोनों का हम फिर ये सिलेक्ट करके ये फ़्लो मालूम करेंगे। ड्राइंग में देखते हैं, ये QA पे यहाँ पे फ़्लो है और 3A पे, क्योंकि ये ब्रांच वाला बैलेंसिंग वाला हम लेंगे और ये इसका भी फ़्लो लेंगे जो एंड पे आया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये वाला हमें A to B फ़्लो मालूम हो जाएगा। कैलकुलेशन में वापस आ गए, ये इसको आप सेलेक्ट करें, ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो और ये पहले 3A वाला फ़्लो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो AB पे आपको फ़्लो मालूम हो गया, और उसके पाइप जो है 2 इंच का है। तो ड्राइंग में देखिए यहाँ पर जो A to B है पाइप उसका 2 इंच का है, तो 2 इंच रखा है, और टोटल लेंथ हमारी 16 फुट है। तो जैसे ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बताया था, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। तो 16 फुट हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक टी लग रही है 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की यहाँ पर एक टी लग रही है। तो वो टी कितने की है, वो टी जो है हमारा ये 1.25 का पाइप जा रहा है, और ये भी 1.25 का है, तो ये टी 2 इंच की हमारी इसमें लगेगी। तो हम कैलकुलेशन में वापस आते हैं, और ये मैंने जो टी ली हुई है, एक 2 इंच की ली है, उसका 10 वैल्यू है, ये सही है या नहीं टेबल में देखते हैं। 2 इंच की टी है, देखिए ये 10 उसका वैल्यू है 2 इंच का, तो हम ये 10 वैल्यू लेंगे जो 2 इंच का है। तो इसमें जो कैलकुलेशन में वैल्यू डला हुआ है सही डला हुआ है, तो फिटिंग का 10 और पाइप का 16, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 26 लेंथ आ गई। तो ये 1 फुट का फ्रैक्शन लॉस आ गया, और ये जो है जो 26 फुट का फ्रैक्शन लॉस हो गया हेज़र-विलियम इक्वेशन के हिसाब से। और ये हमारा जो है तो ये प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर क्या करेंगे, ये वाला और पहले वाले का प्रेशर लेंगे, क्योंकि दूसरे में तो बैलेंसिंग वाला हमने कंसीडर किया था फ़्लो, और प्रेशर पहले वाले का लेंगे और जो अभी आया इन दोनों करेंगे, तो इसी तरह हमें ये प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये कैलकुलेशन होती जाएगी, टिपिकल है, ये ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी तरह ये ड्राइंग में आ जाते हैं, ये पहले का ले लिया हमने, दूसरे का, ये तीसरे का सिर्फ एक स्पिकुलर लेंगे 7 नंबर, और दूसरे ये नहीं लेंगे क्योंकि ये रिमोट एरिया हमारी जो ये शेड एरिया है वही रिमोट एरिया है, उसी का हम फ़्लो कंसीडर करेंगे और उसी की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में एक दफ़ा वापस आते हैं, देखें ये 7B वाला 6A फिर AB के बाद देखें ड्राइंग में जो AB का वैल्यू है, फिर उसके बाद 7A हमने लिया हुआ है, तो सिर्फ वही वैल्यू लेंगे।
तो इसमें देखें ये 7B का हमने लिया हुआ है सिर्फ वैल्यू, और उसके बाद फिर बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग के बाद बाकी जो लेंथ है फ़्लो देखो वही टिपिकल आ रहा है, तो कोई दूसरा फ़्लो ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी पाइप की लेंथें ऐड हो रही हैं और उसकी वजह से प्रेशर लॉस वो बढ़ता जा रहा है। तो ड्राइंग में वापस आते हैं, ये हमने ले लिया। फिर यहाँ पर बी पे पास B to C ये बैलेंसिंग करेंगे क्योंकि 2 फ़्लो जा रहे हैं। तो उसके बाद ये लेंथों को ऐड करके हम पंप रूम में आएंगे। तो यहाँ पर देखें 7B का हमने ले लिया और ये बैलेंसिंग की, और B to C, तो B to C ड्राइंग में देखते हैं B to C वाला ये वाला वैल्यू है। तो ये हमने उसमें कैलकुलेशन करके हमारा प्रेशर जो ये हमारा प्रेशर आ गया 80 आ गया। तो 80 के बाद देखें ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो लेंथें हमारी ऐड होती जा रही है। मगर यहाँ पर गौर करें तो ये जो फ़्लो है आपका वो सेम ही रह रहा है, क्योंकि दूसरा हम ड्राइंग में देखें इस एरिया के अलावा कोई और फ़्लो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये फ़्लो सिर्फ ये 7 स्पिकुलर का हम ऐड करेंगे रिमोट एरिया का, और बाकी जो रिमोट एरिया से बाहर जो दूसरे स्पिकुलर लग रहे हैं उसका फ़्लो नहीं करेंगे। जो NFPA को हम फॉलो करते हुए ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद ये BC है, BC में हमने यहाँ पर जो फ़्लो हो रहा था वो देख लिया, और यहाँ पर पाइप का डाया 2 है, फिर यहाँ पर डाई है। तो वापस कैलकुलेशन में देख जाते हैं, B to C 2 इंच का पाइप है, तो फ़्लो वही सेम है, उसकी लेंथ यहाँ पर हमने डाल दी 24 B to C, C to D फिर इसी तरह डाल दिए, तो वो 3 इंच का पाइप है। C to D ये 3 इंच का पाइप है, फ़्लो वही सेम है, वही हेज़र्ड विलियम का ये लेंथ ऐड होती जाएगी, क्योंकि फिटिंग की लेंथ आ जाएगी, पाइप की लेंथ आ जाएगी। फ्रैक्शन लॉस 1 फुट का निकालेंगे, टोटल जो लेंथ है उसका फ्रैक्शन लॉस निकालेंगे, और ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसी तरह ये प्रेशर हमारा जो पंप रूम तक आएगा, जो भी आपकी लेंथें होंगी वो ऐड करते जाएंगे। तो हमारा ये टोटल जो फ़्लो 7 स्पिकुलर का और पाइप की लेंथ की जो 7 स्पिकुलर का हमारा 217 जो है फ़्लो आ गया, वो GPM में आ गया। और प्रेशर जो लॉस है या टोटल प्रेशर है हमारा 84.63 है। तो ड्राइंग में आते ही जो पंप रूम है, यहाँ पर F जो पंप का डिस्चार्ज है F पॉइंट आती है, तो वो FE से लेकर FF तक ये हमारा जो प्रेशर आ रहा है 84.63 PSI आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं जो फ्रैक्शन और रेजिडुअल प्रेशर है, रेजिडुअल प्रेशर जो हमने शुरू में ऐड किया, और फ्रैक्शन लॉस हमने ये दोनों को मिलाकर जो हमारा ये प्रेशर आया है 84.63। तो 84.63 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 84.63 को ये जो वैल्यू है 0.06, क्योंकि 1 PSI 0.068 बार के बराबर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बार में प्रेशर है वो 5.84 आ गया, ये वैल्यू है। और इसको मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वैल्यू और 0.0689 जो ये वैल्यू है इसको डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक इसने 84 को कन्वर्ट करके ये बार में जो है प्रेशर हमें दे दिया। फिर ये जो हमारा जो स्टैटिक प्रेशर है 1.05 है, ये स्टैटिक प्रेशर 35 फुट की वजह से आ रहा है। जो हमारे ड्राइंग में देखते हैं जो ये लेंथ है, तो पाइप जो वर्टिकल पाइप है तो उसकी लेंथ हमारी 35 फीट है। तो आपकी ड्राइंगों के हिसाब से यहाँ मुख्तलिफ ड्राइंगें होती है, मुख्तलिफ बिल्डिंगों की हाइट होती है, ये फ़र्क होता है। बहरहाल इसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें 35 फीट है, तो D से लेकर E तक देखें, E से लेकर F तक देखें। तो कैलकुलेशन में जाता हूँ, D से लेकर E हमारा 15 फुट हाइट थी, और E से लेकर F तक 20 है, और 20 और 15 35 हो गए। तो 35 फुट की हमारी हाइट है, और 35 फुट को हम 0.03 से 1 फुट वाटर कॉलम जो है 0.03 बार के बराबर होता है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बार में जो ये वैल्यू 1.05 आ जाएगा। अगर बार को PSI में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी मैंने करके रखा हुआ है, 15.23 PSI आ जाएगा। तो ये वाला जो बार प्रेशर है फ्रैक्शन और रेजिडुअल का, और ये स्टैटिक प्रेशर का, इन दोनों को ऐड करेंगे 6.89 बार हमारा प्रेशर आ जाएगा। चाहे इसको PSI में करें तो ये PSI 84 और 15.23 इन दोनों को ऐड करेंगे 99.83 PSI आ जाएगा। तो हमारा जो हेड पंप का हेड प्रेशर है बार में ये वाला है, और प्रेशर में और PSI में ये वाला वैल्यू है। उसके बाद नीचे आते हैं जो पंप का हेड प्रेशर हमारा जो है 6.89 है, हम राउंड अबाउट उसको 7 बार कह देते हैं। तो जो हमारा पंप का हेड प्रेशर होगा वो 7 बार होगा।
और वो PSI में 99.838 हम राउंड कर देते हैं, वो 100 PSI। और पंप की हमारी जो फ्लो कैपेसिटी है 217 है, तो ये हम इसको 220 कंसीडर कर देते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करके हमने पंप का हेड प्रेशर और पंप का फ्लो की कैपेसिटी मालूम कर दी। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।